जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने बजट कार्यान्वयन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, पिछले बजट में कमियां थीं, फंड आवंटन में देरी से लोग परेशान हुए। SASKI के अनुसार 1450 करोड़ हैं जो ग्रांट इन एड नहीं, सरकार को 3 बार मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सुधार हो। कर्रा ने समयबद्ध कार्यान्वयन की मांग की। ये बयान केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा। हमने ये नोट किया कि जब पिछला बजट पेश हुआ था उसमें इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन कहें, उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी भी हुई। फंड्स अलॉटमेंट में काफी टाइम लगा उन लोगों को। तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सूरत लाई जानी चाहिए। जहां तक इसके फिगर्स का ताल्लुक है, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। शासकी के तहत इसमें तकरीबन 1450 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया गया है, मेरी जहां तक नॉलेज का ताल्लुक है, शासकी कोई ग्रांट इन एड नहीं होता। 1450 करोड़ रुपए 3 दफा सरकार को मिल चुके, एक दफा शॉर्टफॉल के वास्ते, एक दफा डिजास्टर मैनेजमेंट के वास्ते, और तीसरा कंपोनेंट भी है उसमें। तो ये 50 साल के वास्ते एक लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन। यानी कि अभी जो शासकी का हमने जिक्र किया है, ग्रांट इन एड ना होते हुए ये स्टेट के ऊपर एक बर्डन है, जिसको किसी भी अगली सरकार ने या इस सरकार ने रिपे करना है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 35 साल पुराना मामला है और अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार जागी है। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई शुरू की है। 35 साल क्या कर रही थी सरकार? सिन्हा ने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। देखिए, 35 साल पुराना मामला है और 35 साल पुराने मामले में सरकार अब जागी है। इसका यह मतलब है कि अब सरकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई शुरू की है, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार ने, जिससे डर है 35 साल पुराने मामले को लेकर के आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। 35 साल तक सरकार क्या कर रही थी? 20 साल तक इनकी सरकार थी, नीतीश जी की, तो उस दौरान उनको मामला समझ में नहीं आया। क्योंकि विरोध जब खुल करके सरकार का होगा लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, अन्य मामलों पे, तो इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा, बजट कैंसर और डायवर्टिकुलाइटिस जैसी बीमारियों की दवाओं पर राहत देता है, गरीबों को होगा फायदा, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चंदोलिया ने इसे आम आदमी हितैषी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बजट कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए इसमें दवाओं पर बहुत ही छूट दी गई है। यह बजट महिलाओं को प्रेरित करने वाला बजट है कि महिला सशक्तिकरण, देश के अंदर महिलाएं जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लखपति दीदी बनाने की। इसके अंदर हेल्प ग्रुप के द्वारा हमारी बहनों को बहुत ज्यादा मदद मिले, उसका भी इसमें बजट में प्रावधान रखा गया है। उसके साथ साथ शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक देश के जिले के अंदर एक एक हॉस्टल बनेगा। यह बजट शिक्षा के प्रति और महिलाओं को मजबूती करने वाला बजट है। इस बजट के अंदर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि पढ़ाई सीधे रोजगार और स्टार्टअप अवसरों से जुड़ सके। बिहार मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग दूरदराज गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचाने को प्रयासरत। मैन पावर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। पांडे ने सुधारों का वादा किया। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है।
सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिल सके उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में जो मानव बल की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको भी तेज किया गया है। और इस बार सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत शीघ्र लगभग 15 दिनों के अंदर 5000 नर्सेस की भी नियुक्ति पत्र के वितरण का कार्य किया जाएगा। तो लगातार मानव बल स्वास्थ्य सेवा में बढ़ाया जाए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जरूरत है, रिक्त पद है, उनको बढ़े जाए। वो काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं और आज 1224 विशेषज्ञ चिकित्सक और समान चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बंगाल बजट पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए रकम प्रौद्योगिकी विकास, शिक्षा या उद्योग पर खर्च से कई गुना ज्यादा है। बंसल ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बंगाल के बजट में जिस प्रकार से जो पैसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए या उद्योग जगत के लिए नहीं खर्च किया गया, उससे कई गुना पैसा जो है आज अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित किया गया। 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन अल्पसंख्यक समुदाय को, यानी मजहबी आधार पर देश के राज्य के पैसे का बंटवारा, ये ठीक नहीं है। ये भारत के या बंगाल के पुनः विभाजन की एक और नींव ममता जी रखना चाहती हैं। पहले ही क्या जिहादियों के, अतवादियों के और घुसपैठियों के जो एजेंडे पर चलने वाली जो ममता जी हैं, उनको अपनी इस मानसिकता से बाहर जाना पड़ेगा। हिंदुओं को 2वीं दर्जे का नागरिक बना करके अल्पसंख्यक के नाम पर जिहादियों का तुष्टीकरण, ये ठीक नहीं है। ममता जी को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से लगातार जिस तरह से हिंदू समाज सबसे बड़ा टैक्स पेयर है वहाँ पर, और उनके पैसे को जिहादियों पर लुटाने का काम, अतिवादियों पर खर्च करने का काम, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बरसाने का काम जो ममता जी कर रही हैं, उससे हिंदू समाज बेहद आहत है। इनको पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा तो आगे आने वाले समय में हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा। उनकी निर्णायक नेतृत्व में दुनिया भारत की ताकत मानती। हर नीति नागरिकों के जीवन को सम्मान देती है। सिंह ने आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिलाया। देखिए, हम पूरे देशवासी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारा भारत, भारतवासी और भारतवासियों की गाढ़ी कमाई पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे मोदी जी के सधे कदमों से आज दुनिया हमारे भारत का लोहा मान रही है। मोदी जी की एक एक नीतियां भारत के जन जन को सम्मान से भर दे रही हैं। मोदी जी ने कहा था, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन किसी के सामने आंख दिखाएंगे नहीं। संयम के साथ उन्होंने भारत की ड्राइविंग सीट पर बैठ करके ऐसे भारत को चलाया है कि कभी गाड़ी को खरोंच भी नहीं लगी है। ऐसे भारत के महान चालक, संचालक को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। एक कृतज्ञ नागरिक के रूप में अपने भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अमेरिकी किसानों को फायदा है। संयुक्त बयान में आयात शुल्क कम या हटाने का प्रावधान है जो हमें नुकसान दे सकता है। डिटेल्स न आने तक संसद में सवाल उठेंगे। रमेश ने विपक्ष का रुख साफ किया। ये आशंका तो है, सवाल तो खड़े होते हैं, कोई डिटेल तो नहीं दिया गया है, पर अमेरिकी किसान खूब फायदा होगा, क्योंकि पहली बात इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, क्या कहा गया है, एलिमिनेट या रिड्यूस, यानी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर घटाएंगे या हटाएंगे। हटाने से भी नुकसान है, घटाने से भी नुकसान है। तो ये जब तक डिटेल नहीं आएंगी ये सवाल उठते रहेंगे, और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठेंगे। सारे विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भी विपक्ष पार्टियां ने सवाल उठाए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था, लोकसभा में उसके कोई जवाब नहीं मिले। और ये जो संयुक्त वक्तव्य है इसमें से ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, विस्तार से कोई डिटेल नहीं दिया गया है। अभी ये समझौते में बदला जाएगा, जब समझौता होगा तब हमें पता चलेगा। पर
जो हम अनुमान लगा सकते हैं और जो जिस जानकारी, सीमित जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा आयात अमेरिका से भारी मात्रा में बढ़ेगा। पहली बात तो यह है, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात और तीसरी बात, जो हमारा निर्यात हो रहा है उस पर जो कर लगाते हैं अमेरिका, वो तो बढ़ेगा ही। बिहार में जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ड्राफ्ट भारत हित रक्षक है। भारतीय उत्पादकों निर्यातकों के लिए सुनहरा मौका मिलेगा। 9 बड़े समझौते साइन हुए हैं, विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रसाद ने विपक्षी आरोपों को खारिज किया। देखिए, इंटरिम ट्रेड डील के मसौदे से बिल्कुल साफ है कि भारतीय हितों की पूरी रक्षा की गई है। विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे उसका भी जवाब मिल गया है। भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक ये सुनहरा अवसर है कि लगातार 9 बड़े व्यापारिक समझौते दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ भारत के संपन्न हुए हैं और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा उछाल आएगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ FTA होना और साथ साथ जो अन्य मुल्कों के साथ जो व्यापारिक साझेदारियों के ऐलान हुए हैं, ये भारत की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर जो पहचान है उसको पुख्ता करने में इससे मदद मिलेगी। लोकसभा में विपक्षी महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट घेरने की घटना पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भड़क उठे। उन्होंने इसे संसद इतिहास की शर्मनाक घटना बताया। संजय जायसवाल ने कहा, मैं खुद तीसरी लाइन में बैठा था। विपक्षी महिला सांसदों का आचरण अत्यंत निंदनीय था। उन्होंने संसदीय खंड की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ी, बैनर लहराए। संसद के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। हमने पूर्ण संयम बरता वरना स्थिति बेकाबू हो सकती थी। जायसवाल ने विपक्ष पर संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। मैं खुद तीसरे लाइन में बैठा हुआ था। महिला सांसदों ने जो काम किया वो बहुत ही भर्त्सना के योग्य है। जिस प्रकार से वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, संसद के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप सत्ता पक्ष के तरफ सीढ़ियों पर चढ़ करके आके बैनर लहराइए। हम लोगों ने बहुत ही धैर्य से काम किया, नहीं तो कुछ भी स्थिति हो सकती थी। 2004 से 14 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वह एक तस्वीर दिखा दे जिसमें हम वेल में सत्ता पक्ष के तरफ बढ़े हों। एक बार मुझे याद है अच्छे से, एक बार गलती से मैं और एक और सांसद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे आधे लाइन से। सुषमा जी ने न केवल हम लोग को बुलाया, सबको बैठा दिया और हमें डांट पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सांसद होकर सत्ता पक्ष की तरफ बढ़े। तो ये भी परंपरा थी और आज की जो परंपरा है वो भी हम देखें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।